जसवाल और कन्या चौराहे मुट्ठीगंज प्रयागराज इलाहाबाद इंडिया से। तो दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स में अपने पहले एपिसोड जिसका टॉपिक था क्वांटम सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट थ्रू स्टैंडिंग वेव्स मूविंग नोड्स मॉडल, इसके दूसरे एपिसोड में हम दरअसल वेव फंक्शंस को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे, जो पिछला मॉडल हमने यूट्यूब पे देने की कोशिश की। आप जिन्होंने पहला एपिसोड नहीं देखा है उनको रिकैप के लिए ये बता दें कि रदरफोर्ड मॉडल जो था वो बहुत खूबसूरती से क्लासिकल वे में इलेक्ट्रॉन को एज अ प्लानिटरी मोशन न्यूक्लियस के अराउंड दिखाता था, परंतु इन परिस्थितियों में एक एसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन, खासकर प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटिन्यूस वे में रिलीज करता और इस तरह से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी एनर्जी खोता जाता और वो न्यूक्लियस में गिर जाता। इसको एटम की स्टेबिलिटी डिफाइन, मतलब इस एस्पेक्ट को एटम की स्टेबिलिटी, कोई भी मॉडल को उसको एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। तो बोल्स पॉस्टुलेट ने जो कहा वो कहा कि कुछ ऐसे ऑर्बिट्स हैं, सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें ऑर्बिट्स कहिए उनको, जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन मूव करे तो उसको एनर्जी लूज करनी नहीं पड़ेगी। यह तभी संभव था, जैसा कि पिछले मॉडल में हमने बताया, स्टैंडिंग वेव्स एंड मूविंग नोड्स मॉडल में हमने बताने की कोशिश की कि सपोज़ अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक रदरफोर्ड मॉडल में किसी रेडियस आर पे है और जैसे ही वो मूव करना सर्कुलर वे में चालू करता है जैसे ही, तो जाहिर सी बात है क्लासिकल मैकेनिक्स कहेगी कि वो एनर्जी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लूज करना चालू करेगा। लेकिन बोर कह रहे हैं कि अगर ये ऑर्बिट खास है, अगर ये ऑर्बिट क्या है, खास है, तो वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। ये दोनों बातें तभी संभव हो पाएंगी यदि हम ये मान लें कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करने वाला है, एसिलेट करने वाला है, और जैसे ही वह एनर्जी लूज करने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स भी होने लगता है। और इलेक्ट्रॉन का ये डिस्पर्सल, जी हाँ, वो इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे टुकड़ों में, मास और चार्ज के टुकड़ों में डिस्पर्स होने लगता है। और ये जो डिस्पर्सल है, वास्तव में जो भी एनर्जी वो लूज कर रहा है या भविष्य में आगे करेगा, वास्तव में इलेक्ट्रॉन के जो दूसरे जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ और न्यूक्लियस के साथ मिलकर नोड्स बनाएंगे और इनके मध्य जो भी एनर्जी रिलीज होगी इस डिस्पर्सन में और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, वो एक स्टैंडिंग वेव्स की तरह इन पार्टिकल्स के मध्य, इन नोड्स के मध्य इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल्स में, और इसी तरह न्यूक्लियस भी एक डिस्क्रीट पार्टिकल, वो नोड का काम करेंगे और इनके मध्य जो भी एनर्जी रिलीज होगी या होती जाएगी वह स्टैंडिंग वेव बनाती चली जाएगी। तो इसके ज़रिए हमने चूँकि जो इलेक्ट्रॉन के जो पार्टिकल्स हैं वो नोड्स का काम कर रहे हैं, और चूँकि रेडिएशन जो भी निकलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो होंगे। जब तक इलेक्ट्रॉन अकेला था इलेक्ट्रिक फील्ड ही थी, लेकिन जब वो एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे और स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर रहे होंगे, तो मैग्नेटिक का भी एस्पेक्ट जुड़ जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स ही नहीं होगा मास और चार्ज के साथ, बल्कि सभी इलेक्ट्रॉनों में कहीं ना कहीं जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की उसको वापस लोकलाइज करने के लिए वो कहीं ना कहीं हर एक इलेक्ट्रॉन में एक इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड भी होनी चाहिए, जिसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक स्पिन, जो हम बोलते हैं पाउली की। और इसी तरह से आप ये भी देख लीजिए कि जो और ऑफकोर्स इस इंट्रिंसिक स्पिन के साथ कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन क्लासिकल वे में रदरफोर्ड मॉडल में मूव कर रहा था, एंगुलर मोमेंटम, उससे भी जोड़ सकते हैं।
और इस तरह से आप क्या बोलते हैं, इस वे में आप दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। और यही जो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सन है, इलेक्ट्रॉन का छोटे छोटे पार्टिकल्स में एज अ क्लाउड के वे में टूटना, एक्चुअली में यही उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी लाता है और यही वास्तव में क्या बोलते हैं ना, उसके मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी लाता है। मान लीजिए क्लासिकल वे में इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है या डिस्पर्स होने के बाद भी पूरी बॉडी की तरफ मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एवरेज लोकेशन न्यूक्लियस के पास और आएगी ना। लेकिन चूंकि डिस्पर्स भी हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए एवरेज लोकेशन एक इक्विलिब्रियम स्टेज पर हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी जो अगर इलेक्ट्रॉन न टूटा होता एकदम डिफाइंड थी, वो अब जब डिस्पर्स हो गया तो उस वेलोसिटी में, इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी में कुछ ना कुछ क्या है, अनसर्टेनिटी है। क्या है? अनसर्टेनिटी है। वो क्या है, कितना डिस्पर्सन है, उस पर आधारित होगा। इसी तरह से चूँकि रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से ही जन्म लेंगे, भले या उसकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो टोटल एनर्जी कम हो रही है उसकी वजह से वो जन्म लें, या इलेक्ट्रॉन जो ब्रेक हो रहा है उसमें अगर मास एनर्जी कन्वर्जन होता है तो उसके वजह से हो। तो इसलिए क्या बोलते हैं, पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी के आप क्या बोलते हैं, वो इनहेरेंट है सब एटॉमिक पार्टिकल में एटम के स्टेबिलिटी के लिए, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहीं से डिफाइन होता है। और जिस समय मान लीजिए मॉडल में जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होने वाला होने लगा और एनर्जी स्टैंडिंग वेव्स के रूप में उन पार्टिकल्स के मध्य में, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स के मध्य में वो जन्म लेने लगी, तो और सभी पार्टिकल्स में कहीं ना कहीं स्पिन भी हो गया। तो और चूंकि मास एनर्जी कन्वर्जन भी हो सकते हैं, तो कोई जो पार्टिकल है वो पहले से तो मूवमेंट की अवस्था में है ही है ना, न्यूक्लियस के अराउंड कुछ ना कुछ, लेकिन वो स्पिन के अवस्था में भी है। और प्लस क्या बोलते हैं, मास एनर्जी अगर कन्वर्जेंस हैं तो वो डॉट क्या बोलते हैं, अगर बहुत फाइन डॉट है तो मे भी वहाँ एनर्जी का जन्म हो सकता है, स्टैंडिंग वेव का। और जहाँ पे काफ़ी मजबूत डॉट हैं, काफ़ी ज़्यादा मैटर केंद्रित है या चार्ज, वहाँ पर क्या बोलते हैं, मे बी वो समय के साथ उस पॉइंट पर भले ही मूवमेंट ज़्यादा ना हो न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन क्या बोलते हैं, वो जो नोड है, नोड का भी काम कर रहा है, वो नोड पतला हो सकता है। लेकिन नोड पतला हो चाहे मोटा हो, कहने का मतलब क्या है कि वो नोड ही रहेगा, नोड की तरह ज़्यादातर बिहेव करेगा, और इसलिए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादातर वहाँ शून्य रहेगी। ऑन एन एवरेज ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, और कहीं ना कहीं अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो उनका भी क्लाउड, और जो पहला इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, और आपस में ये पार्टिकल्स घूमते भी रहे, मतलब मिलते भी रहेंगे, कोइलेस भी करते रहेंगे मास एनर्जी उससे, और इसी के साथ वो ब्रेक भी करते रहेंगे। तो कौन तो दो कौन सा इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा क्लाउड है, वो क्लाउड अपनी आइडेंटिटी खो देगा, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं क्लाउड में मिक्स होंगे। और दोनों ही इलेक्ट्रॉन के अगर ओरिजिनल पार्टिकल्स को दिमाग में रखा जाए तो आप ये मानेंगे कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो भी मटेरियल डिस्पर्स हुआ है उसमें कुछ पोर्शन किसी समय प्लस हाफ स्पिन में होगा, कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स माइनस हाफ में होंगे। आपको डिफरेंट समय पर वही पार्टिकल्स जो हैं, स्पिन एक्सचेंज भी हो रही है इसी दौरान, तो वही पार्टिकल्स का ग्रुप प्लस माइनस भी हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन से संबंधित, और वो दूसरे में वो प्लस हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ समझें कि जब तक आप डिटरमाइन नहीं कर लेंगे किसी इलेक्ट्रॉन को, तो उससे संबंधित पार्टिकल्स को और सारे स्पिन को, तब तक आप बता ही नहीं पाएंगे कि उसकी स्पिन क्या है। लेकिन जैसे ही ये करेंगे आप, वैसे ही ऑटोमेटिकली दूसरे की स्पिन डिसाइड हो जाएगी। तो इस तरह से क्वांटम सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट को हमने पहले एपिसोड में समझाने की कोशिश की, जिसके लिए आप एपिसोड देख सकते हैं यूट्यूब में, और फेसबुक पे भी है,
ये लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड आईडी पर, जो मेरी बहन रीमा जायसवाल का है और ये भी क्या बोलते हैं आईडी उसी की है। खैर, आज हमको रिलेट करना था वेव फंक्शन से कि आखिर वो वेव फंक्शन जो है, उस वेव फंक्शन में हर एक वेव में किसी बिंदु पर, चाहे ट्रैवलिंग वेव हो या स्टैंडिंग वेव हो या ग्रुप वेव हो, आखिर क्या चीज़ वेरी करती है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेरी करती है। तो ओवरऑल जो हमने मॉडल पेश करने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे पार्टिकल में डिस्पर्स है, उनके मध्य स्टैंडिंग वेव है, और मे बी ये पार्टिकल्स कोइलेस भी कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं, और किसी एक पॉइंट पे आप कभी पार्टिकल देख सकते हैं या नोड देख सकते हैं, और कभी वहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी देख सकते हैं स्टैंडिंग वेव से करस्पॉन्डिंग। लेकिन ऑन एन एवरेज सेंस में आप देखेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने के लिए, तो आप ये पाएंगे कि एवरेज सेंस में आप ये पाएंगे कि न्यूक्लियस के अराउंड ज़्यादातर स्पेस में क्या बोलते हैं स्टैंडिंग वेव है। क्या है? स्टैंडिंग वेव। और कुछ स्पेस में, कुछ डिस्क्रीट पॉइंट्स में इलेक्ट्रॉन एज अ नोड्स प्रेजेंट हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो नोड एक बार, जहाँ ज़्यादातर जो पॉइंट्स नोड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो नोड जो है वहाँ मास और चार्ज का कंसंट्रेशन कम ज़्यादा हो सकता है ना, लेकिन वो ज़्यादातर नोड की अवस्था में है, और ज़्यादातर स्पेस क्या है, वो स्टैंडिंग वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर मैथमेटिकल सेंस में अगर हम न्यूक्लियस से आर के रिलेशन में, अगर हम त्रिज्या से रिलेशन में, रेडियस के रिलेशन में अगर हम साई को डिफाइन करें, तो हर एक पॉइंट पे क्या चीज़ ऑसिलेट कर रही है, जहाँ जो ज़्यादातर नोड की अवस्था में है ना, वहाँ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही है, और बाकी स्पेस स्टैंडिंग वेव की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो इसलिए पूरा का पूरा स्पेस कहीं ना कहीं साई में जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है आर के साथ, जो चीज़ वेरी कर रही है वो कुछ और नहीं वेरी कर रही है, वो वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। क्या वेरी कर रहा है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इक्वेशन एक तरह से स्टैंडिंग वेव के लिए जो इक्वेशन होगी वही वेव फंक्शन के लिए भी इक्वेशन होगी। दूसरी तरफ जो नोड्स हैं, जो जो पॉइंट्स ज़्यादातर नोड की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, एक तरह से वहाँ पर चूँकि नोड मतलब क्या बोलते हैं कंडेंस हो सकता है, काफ़ी मैस और चार्ज लिए हो सकता है, या वो पतला भी हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस ये हैं, और पूरी तरह से वो ख़त्म ना हो, पूरी तरह से अगर मास एनर्जी कन्वर्जन भी होता है पूरी तरह से वो ख़त्म ना हो, अगर ये सब पॉस्टुलेट मान लें, तो इस 3D स्पेस में जहाँ जहाँ भी नोड्स हैं, भले ही डिस्क्रीट हैं, तो वहाँ पे कौन सी चीज़ वेरी कर रही है? वो ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी कर रही है। तो जो हमारा वेव फंक्शन है, अगर वो सभी को रिप्रेजेंट करना चाहे, तो एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैंडिंग वेव की तरह हम उसको समझेंगे, और ग्रेविटी के एस्पेक्ट को हम इस तरह समझेंगे इस कि नोड्स पर ग्रेविटी भी वेरी कर रही है, कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैक्सिमम ग्रेविटी जो है वो किसी बिंदुओं पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगी, और कुछ नोड्स पे वो ग्रेविटी की जो मैक्सिमम ग्रेविटी होगी वो कम होगी। लेकिन ग्रेविटी से संबंधित जो वेरिएशन है वो डिस्क्रीट वे में होगा, और बाकी तरह ज़रा फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस ज़्यादातर स्पेस में ग्रेविटी वेरी नहीं करेगी। तो इस तरह से जो बेस्ट मॉडल आता है, अगर ग्रेविटी की नोड्स की कॉम्प्लेक्सिटी को हटा दें और ज़्यादातर स्पेस को इंक्लूडिंग नोड्स में भी हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से वर्क करें, तो मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए साई जो है स्टैंडिंग वेव की तरह उसकी इक्वेशन होगी, और वहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी वास्तव में वेरी कर रही है वो और कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है। अब हमको ये भी ध्यान रखना है कि
नोड्स जहाँ पे हैं, जहाँ पे मैटर और चार्ज कंडेंस है ज़्यादातर पॉइंटों पर, तो कोई ज़रूरी नहीं जब हम एक्सपेरिमेंट करें तो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा हमको वहीं मिले, हमको पूरा का पूरा वहीं मिले। फॉर आर प्रैक्टिकल पर्पज हम ये कहेंगे कि जहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा, और मिलेगा कैसे, जब वो डिटेक्शन के लिए हम वो फोटो एक तरह से फोटॉन से इंटरेक्ट करेगा, तो लाइट से इंटरेक्ट करेगा, और ये इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा नोड पे नहीं होगा, बल्कि जहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स है और जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं कि पूरे का पूरा जितने भी नोड्स हैं वो सब इकट्ठा होकर इलेक्ट्रॉन बना लें, और जो भी स्टैंडिंग वेव है उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के मास में कन्वर्ट हो जाए ना। तो इस तरह से भी हमको इस मॉडल को समझने की कोशिश है। इसीलिए जहाँ न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, या वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है जहाँ पर नोड होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वहीं ज़्यादा है जहाँ फील्ड ज़्यादा है। वो बात अलग है कि जहाँ फील्ड ज़्यादा है वहाँ नोड नहीं होगा, और जहाँ नोड है वहाँ मास और चार्ज ज़्यादा है। लेकिन जहाँ फील्ड ज़्यादा है ना, वहीं पे इंटरेक्शन होगा। और फॉर आवर पर्पज के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अपने साई में यूज करते हैं ना, तो वहीं पे इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, वहीं पे ज़्यादातर चांसेस होंगे पूरा के पूरे नोड्स के जो भी इलेक्ट्रॉन टूटा है फिर से एकाएक एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉन बनाने में, और जो उससे संबंधित जो भी स्टैंडिंग वेव्स है वहीं कंडेंस हो जाने में मास में ना। तो उम्मीद है ये मॉडल जो और कॉम्प्लेक्स वे में अगर साई को डिफाइन करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक स्पेस में इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड्स के वेरिएशन को रिप्रेजेंट करेगा एज एन स्टैंडिंग वेव। ऑफ कोर्स स्टैंडिंग वेव कंटिन्यूअस होगी इंक्लूडिंग नोड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए वेरिएशन के लिए, लेकिन डिस्क्रीट होगी किसके लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड वेरिएशन के लिए। तो उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। ये मॉडल इत्यादि बहुत जगह मैं गलत हो सकता हूँ, आगे अब कुछ रोज़ माज मिलेंगे, क्योंकि इतना थिंक करते करते 2-3 रोज़ में सर फटता जा रहा है, तो थोड़ा कुछ मुझे नई एनर्जी की भी ज़रूरत है। तो नई जो थ्योरीज़ हैं उनके साथ हम कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने अपने स्टैंडिंग वेव, मूविंग डॉट्स, मूविंग नोड्स मॉडल के ज़रिए हमने साई को एक फिजिकल सिग्निफिकेंस देने की जरूरत, वेव फंक्शन को फिजिकल सिग्निफिकेंस देने की कोशिश की। कितने हद तक कामयाब रहे नहीं, वो तो जो साइंटिस्ट एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं और जो थ्योरिस्ट डिटेल में मैथमेटिक्स लिख रहे हैं वही जानते हैं। लेकिन एक लेमैन की तरह से मैंने चीज़ों को इस दूसरे एपिसोड में समझाने की कोशिश की और फिजिकल इंटरप्रिटेशन साई को देने की कोशिश की। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।